अरे रुको यार, ये तो चालू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। दिस इज शैलेंद्र उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले आपको मैसेजेस में देख रहा था, अब तक कनेक्टिविटी आ रही थी। थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे के लिए मुझको बहुत बहुत। आप लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हर व्यक्ति, मेरी ये सोच है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर लर्नर भी होता है और टीचर भी होता है। इवन चाहे तो माँ बाप हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो लर्नर है तभी वो टीचर है। मैं भी ज़िंदगी में अभी तक कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे को इस दर्जे पर रख करके इतने प्यारे मैसेज भेज रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे के लिए, तो ये मैं आप लोगों के लिए गॉड ब्लेस भी करता हूँ कि ये वाला मंथ और ये वाला साल आप लोगों को आपकी खुशियाँ जरूर प्रदान करे। ये मेरे दिल से सुबह सुबह आप लोगों के लिए बहुत इच्छाएं हैं कि आप लोगों को बिल्कुल थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोगों को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक लर्नर हैं और एक टीचर हैं। टीचर एक लर्नर के बिना अधूरा है और एक लर्नर टीचर के बिना अधूरा है। अगर आप लोग मेरे सामने होते तो ज़रूर मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट और ढंग से करता, लेकिन मेरे लिए इतना प्यार आप लोगों का बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इतना तेजी से मैसेजेस आ रहे हैं। श्रद्धा परमार, रचना, रेखा सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। राखी गुप्ता, भारती, महेंद्र, जया, कुछ तो अच्छा होगा, जरूर डेफिनेटली अच्छा होगा। अनु, पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग। नरेंद्र, अभी 360, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। इन सबके मैसेजेस मैं क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं ज़रूर देखता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के अंदर लर्नर भी होता है और एक टीचर भी होता है। तो आप लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे। और मैं दोबारा से आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का ये आने वाला मंथ और उसके बाद में ये ईयर आप लोग आपकी खुशियाँ ज़रूर दें और आप भी आगे ज़िंदगी में एक अच्छे लर्नर और एक अच्छे टीचर से हों। रियल में अगर मैं बात करूं कि अपन जो एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं बॉस, अपने से सीनियर्स को बॉस बोलते हैं, वो बॉस वर्ड ही इसी आज के दिन को इंडिकेट करता है। बॉस का मतलब ही होता है जो अपने जूनियर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और ड्यूरिंग अगर हॉस्पिटलाइजेशन कंडीशन या फिर अपन क्लिनिकल प्रैक्टिस में बोलें तो किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ये सब एक गाइडलाइनर का होता है और ये गाइडलाइनर ही अपन लोग टीचर बना देते हैं। मॉडर्न समाज के अंदर आते आते इसको अपन बॉस बोलने लग गए हैं। बाकी आप लोगों के लिए भी टीचर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, ठीक है। तो अब मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को अभी मैं कुछ दिन के लिए रोक रहा हूँ। मैं मेडिकल सर्जिकल और नर्सिंग के
सिस्टम्स को फटाफट से कवर करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके पास में बर्डन ज़्यादा है। तो एक बार मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग में सोचता हूँ कि अपन पर सिस्टम को अगर 1 से 1.5 या 2 दिन दें तो अपन उसको कंप्लीट कर सकते हैं 3 से 4-5 दिन के अंदर। तो मैराथन की जरूरत नहीं होते हुए अगर अपन यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपन 1 घंटे के अंदर भी इस टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, डेफिनेटली आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में जो टॉपिक्स बचेंगे, ड्रग कैलकुलेशन, XYZ, वो सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज अपना जो टॉपिक्स है मैं इसका थंबनेल चेंज करवा दूंगा। वैसे मैंने कल कह दिया था, अभी बहुत बहुत धन्यवाद 50 एपिसोड्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये सब आप लोगों का प्यार है जो 50 एपिसोड्स को आप लोगों ने पसंद किया। और 1 घंटा मिलता है, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, बस इस चीज़ की मुझे दुख है कि मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता हूँ आप लोगों से। पर मैं इस चीज़ से भी खुशी मनाता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा जब मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टेज बुलाऊँगा डेफिनेटली, और वहाँ पर मैं आपसे बातचीत ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आज से हम मेडिकल सर्जिकल का क्विक रिवीजन शुरू करने वाले हैं। रिवीजन तो होता है जिसमें गलती होती है उसको सुधार करते हैं, रिपीटिशन करने वाले हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, अगर किसी कंटेंट में आपको डाउट लगता है, क्योंकि मैं फ्लो में पढ़ाता हूँ, तेज पढ़ाता हूँ, और इतना मुझे टाइम नहीं मिलता कि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस और ऐप क्लासेस, इसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अपने आप को रिवाइज कर सकूं। तो अगर वैसे तो मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हूं कि कोई गलती नहीं हो, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो आप ऑफलाइन मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में डाल करके, मैं आपको डेफिनेटली उस चीज़ का आंसर दूंगा। मैं अपनी क्लासेस को रिपीट भी करता हूँ, दोबारा पढ़ता भी हूँ और सारे कमेंट्सों को देखता हूँ। अगर मुझे कोई कभी लगती है तो मैं उसका अपडेट भी वहाँ पर कर दूंगा। कोई चांस नहीं है कि गलती हो जाए, लेकिन अगर कोई लगती है तो मैं उसको वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो 1 या 2 दिन में मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू श्रद्धा, आयरन मैन, ठीक है। अब अपने शुरू करते हैं। वजिया बनो, बिल्कुल मैं वेट भी करूंगा बच्चों आप लोगों का, और मैं खुद चाहूंगा कि आप लोग आकर के जरूर मिलें, ठीक है। अब अपना टाइम कंप्लीट शुरू करते हैं अपन अभी से। यहाँ पर अपना पहला, अगर अपन बात करें क्विक रिवीजन की, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आज सबसे पहला टॉपिक ले रहा हूं मैं आपके सामने, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अपन क्विक रिवीजन करेंगे। रिवीजन वर्ड थोड़ा सा टिपिकल लगता है क्योंकि रिवीजन के अंदर सुधार किया जाता है, अपन रिपीटिशन करेंगे ज्यादा। बेसिकली अपन के लिए ये बात रहेगी एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर। एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर किस प्रकार से अपन को एक ही बार में सब चीज़ों को कंप्लीट करना है, इन चीज़ों को अपन यहाँ पर आज देख लेते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर में कॉमनली जो पूछी जाती है, और वो है आपके पास में कॉमनली जो आपके सामने पूछी जाएगी वो है आपके पास में कौन सी कंडीशन, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके पास में एक कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म आपको सिर्फ याद रखनी है चीजें, अगर याद है तो पूरी पूरी याद रखनी है, वरना एक लाइनर आपको इसके अंदर बनाना है। उम्मीद करता हूं कि यहां से क्वेश्चन जरूर अटके हैं आप लोगों के। MSN में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, F1 में ज्यादा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं ज्यादा ज्यादा आपके लिए वीडियो तैयार कर पाऊं। हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, तो यहां पर अपन अपने टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो पूछी जाने वाली चीज है वो है T3 और T4 क्या होता है, कम होता है, और TSH क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो बच्चों, कई स्टूडेंटों को अगर कोई कंफ्यूजन हो कि सर एक स्लाइड में ही सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ये चीज करता हूं, याद रखिएगा, ताकि आप लोग अपने एक ही स्लाइड के ऊपर किस प्रकार से सब चीजों को लिखा जाता है और शॉर्ट टू शॉर्ट रिपीटिशन कैसे किया जाता है पॉइंट का, वो मैं आप चीज़ों को अपडेट करता हूं। तो मैं ये नहीं है कि मैं अभी 20, 30, 15 स्लाइड बना दूं तो फिर वो लोग आप लोगों के पास में एक बार के लिए बर्डन और बढ़ जाए, ठीक है। आप क्लास का टाइमिंग बढ़ाओ दो सर, 1 मिनट मैं बात करूंगा रचना जी, मैं बात जरूर करूंगा, नॉट टू बी वरी, पर मेरी जिम्मेदारी है अब आप लोगों की कि मैं अपने आपके एग्जाम से पहले आप लोगों को टिप्स पे चीज़ों को याद करवा दो, नॉट टू बी वरी बेटा, है ना, ठीक है। ऑल इंक्रीजेस एक्सेप्ट GIT हाइपोथायराइडिज्म, हाँ ठीक है बेटा। आप टॉपिक को शुरू करते हैं, देखो टाइम वैसे ही ऑलरेडी वी आर 5 मिनट्स लेट्स, ओके। तो यहाँ पर अपन बात करें कि हाइपोथायराइडिज्म, तो कि अपन को जो पेपर में मिलता है ये लिखा हुआ आपको पेपर में मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसी लेवल पे अपनी तैयारी में आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो T3 T4 अगर डिक्रीज होता है, TSH बढ़ता है, तो हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है।
यहीं पर अगर अपन बात करें T3 और T4 अगर बढ़ेगा और TSH अगर घटेगा तो ये क्या कहलाएगा, आपके सामने हाइपरथायराइडिज्म कहलाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, T3 T4 क्या थायराइड हार्मोन होते हैं, इसलिए हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। TSH एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जब T3 T4 घटेगा तो TSH बढ़ेगा और T3 T4 बढ़ेगा तो TSH घटेगा। नेक्स्ट नंबर पे बात करें T3 T4 जो होते हैं, T3 T4 जो है वो बेसिकली क्या है, मेटाबॉलिक हार्मोन है। T3 T4 क्या है बेटा, मेटाबॉलिक हार्मोन है। अब मेटाबॉलिक हार्मोन घटेंगे, मेटाबॉलिक हार्मोन क्या होंगे जब घटेंगे, जैसा कि आपके सामने लिख रहा है T3 T4 घटेगा तो मेटाबॉलिक हार्मोन घटेंगे, और मेटाबॉलिक हार्मोन घटेंगे तो बेसल मेटाबॉलिक रेट घटेगा, और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट घटेगा तो क्या होगा, तो आपके सामने डेफिनेटली क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। और जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या होगा, वेट गेन होगा। क्या होगा, वेट गेन होगा। और जब वेट गेन होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर पेशेंट को क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा। क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा। अब आप लोगों को एक चीज और पता है कि भोजन के पाचन से मध्यवर्ती उत्पाद, मतलब फूड के मेटाबॉलिज्म से बाय प्रोडक्ट के रूप में, हैप्पी टीचर्स डे टू देवेश, आपसे बोले कि अगर यहाँ पर के भोजन के पाचन से मध्यवर्ती रूप में क्या होती है, हीट का प्रोडक्शन होता है। फूड के मेटाबॉलिज्म से बाय प्रोडक्ट के रूप में हीट का मेटाबॉलिज्म प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा तो पेशेंट कैसा होगा, कोल्ड सेंसिटिव होगा, कोल्ड टू सेंसिटिव होगा। ठीक है, कंटेंटों को किस प्रकार से बना रहा हूँ थोड़ा सा याद करते चले। अब एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया के कारण से पेशेंट के अंदर क्या होगा, वीकनेस होगा। क्या होगा, वीकनेस होगा। मसल्स में क्या होगा, वीकनेस होगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मसल्स के अंदर क्या होगा, वीकनेस होगा। अब अगर बात करें पेशेंट के जो हेयर होंगे वो ड्राई हेयर होंगे, और संग में क्या होगा, लॉस ऑफ हेयर होगा, लॉस ऑफ हेयर होगा। सबसे पहली बात कि जब इस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट घटेगी, तो इस पेशेंट के अंदर आपको ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा। हर चीज पेपर में पूछी गई है। जैसे कि अगर मैं आपको आइडियल बोलूं तो ड्राई हेयर एंड लॉस ऑफ स्किन, ये आपको पटना एम्स 2015 से इस क्वेश्चन की शुरुआत हुई है। हर चीज यहाँ पर पूछी जाती कंपैरेटिवली, इसलिए मैं कंपैरेटिवली यहाँ पर आंसर में आपके सामने लिख रहा हूँ। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, ग्वाइटर संबंधित प्रॉब्लम्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन बेसिकली ग्वाइटर प्रेजेंट होगा हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में। आप लोग फटाफट से इन चीजों को लिखते जाए ताकि आप लोगों का भी बेटा रिपीटेशन होता जाए। याद रखिएगा, आप लोगों का भी रिपीटेशन होता जाएगा, तो इस कंडीशन में आपको भी ये चीजें लिखनी है। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल सही है। अब आगे की तरफ अगर अपन बात करें, यहाँ पर तो T3 T4 बढ़ेगा, T3 T4 घटेगा, इसका मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक हार्मोन बढ़ेगा। और मेटाबॉलिक हार्मोन बढ़ेगा, मेटाबॉलिक हार्मोन बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी। और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, डायरिया होगा। क्या होगा, डायरिया होगा। और जब डायरिया होगा और जब पेशेंट के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी और डायरिया होगा तो मध्यवर्ती उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो पेशेंट हीट इंटॉलरेंस होगा। क्या होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा। यहां पर पेशेंट को कार्डियक एनलार्जमेंट और होगा, यहां पर पेशेंट को कार्डियक एनलार्जमेंट की कंडीशन और होगी। यहां पर भी बात करें तो इस पेशेंट, यहां पर ब्रेडिकार्डिया हो रहा था तो यहां पर क्या होगा, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा। क्या होगा, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा। संग में क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। संग में क्या होगा, पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन भी स्पेशल होगा, वो होगा सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा। अगर बात करें हाइपरटेंशन टैकीकार्डिया कंडीशन के कारण से पेशेंट के अंदर पाल्पिटेशन कंडीशन और देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, आप लोग को पाल्पिटेशन की कंडीशंस और देखने को यहाँ पर आपके सामने मिलेगी। अब यहाँ पर बोले कि इस पेशेंट के अंदर और क्या होगा, तो आप यहाँ पर एक वर्ड लिख देंगे कि इस पेशेंट के अंदर मिक्स एडिमा कॉमा होगा। क्या होगा, मिक्स एडिमा होगा, मिक्स एडिमा होगा। सबसे पहली बात मिक्स एडिमा लिख देते हैं। तो मिक्स एडिमा कंडीशन क्या होगी, थोड़ा सा याद रखिएगा। एडिमा, जनरलाइज्ड पफिनेस। क्या होगा, जनरलाइज्ड पफिनेस, जनरलाइज्ड पफिनेस अराउंड द आई, जनरलाइज्ड पफिनेस अराउंड द आई। आई के चारों तरफ एक प्रकार का पफ बन जाएगा, जैसे बालों के ऊपर पफ बनता है, वैसे ही जनरलाइज्ड पफिनेस का मतलब क्या है, आंख के चारों तरफ
एक पफ सा बन जाएगा। तो याद रखिएगा हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में मिक्स एडिमा पाया जाता है। और यहीं पर इसके रिप्लेसमेंट बात करें कि हाइपरथायराइडिज्म में, फटाफट से आंसर को बिल्कुल सही आरजे 18 अंकु ने ये सही आंसर दिया है, एक्सोप्थैलेमस पाया जाएगा, एक्सोप्थैलेमस पाया जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं इस पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, एक्सोप्थैलेमस मिलेगा। ये आपके सामने एक्सोप्थैलेमस देखने को मिलेगा। और एक्सोप्थैलेमस का अर्थ भी पूछा जाता है कि क्या होता है एक्सोप्थैलेमस, तो आप बोलेंगे प्रोट्रूडिंग ऑफ आई बॉल, प्रोट्रूडिंग ऑफ आई बॉल मतलब क्या है, आई बॉल के अंदर से आई ऑर्बिटल कैविटी से आई बॉल का प्रोट्रूड होना, मतलब बाहर आना, अपनी लिमिट से बाहर आना। समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर अपन बोलते हैं इस पेशेंट को होगा मिक्स एडिमा कॉमा, क्या होगा, मिक्स एडिमा कॉमा होगा। और यहां पर क्या होगा, इस पेशेंट को होगा एक्सोप्थैलेमस कंडीशन, क्या होगी, एक्सोप्थैलेमस कंडीशन होगी। समझ रहे हैं। यहीं पर अगर अपन बात कर डालें तो यहां पर जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी, जो यहां पर ड्रग ऑफ चॉइस डीओसी होगी, यहां पर जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो आपके सामने क्या होगी, फटाफट से पुट करें आंसर को। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन, यहां पर आप लोग लिखेंगे ये होगी लिवोथायरॉक्सिन सोडियम, लिवोथायरॉक्सिन सोडियम। और यहां पर अगर अपन बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की, ड्रग ऑफ चॉइस की, तो यहां पर होगी प्रोपिल थायरोयूरेसिल, प्रोपिल थायरोयूरेसिल, प्रोपिल थायरोयूरेसिल। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी सी चीजों को यहां पर अपडेटेड रहना है। यहां पर अगर बात करें एलटीसी की, किसकी बात करें अपन लोग, एलटीसी की। एलटीसी का मतलब क्या होता है, एलटीसी का मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो यहां पर अगर अपन हाइपोथायराइडिज्म का एलटीसी की बात करें, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, एलटीसी, एलटीसी का मतलब क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। और अगर यहां पर भी अपन बात करें एलटीसी की, तो आपको थोड़ा सा समझनी है बात को। देखिए यहां का जो एलटीसी होगा वो क्या होगा, मिक्स एडिमा कॉमा, क्या होगा, मिक्स एडिमा कॉमा। आपसे कल को ये क्वेश्चन पूछेगा कि मिक्स एडिमा कॉमा किस में देखने को मिलेगा, हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलेगा या हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा मिक्स एडिमा जनरलाइज्ड पफिनेस अराउंड द आई कहां पर मिल रहा है, हाइपोथायराइडिज्म में मिल रहा है। तो मिक्स एडिमा कॉमा किस में देखने को मिलेगा, आपको हाइपोथायराइडिज्म में ही देखने को मिलेगा। क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, एलटीसी, एलटीसी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। इट्स का मतलब इट इज प्रेजेंट इन रेयर कंडीशन बट इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। मिलने को बहुत कम मिलेगा लेकिन ये होगा तो बहुत भयंकर होगा, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, जान पर आ सकती है पेशेंट की। और इसके अंदर क्या होता है, थायराइड का वैल्यू एकदम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और यही क्या कंडीशन कहलाती है, मिक्स एडिमा कोमा कंडीशन। कोमा कंडीशन बोलते ही यहां पर याद रखना है आपको, इसके अंदर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। तो आपको डेफिनेशंस लिखवाने का इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको यहां पर एक एक चीजों को क्लियर करने का आपके पास में टाइम जरूर है, ये आपके पास में टाइम जरूर है। तो आप याद रखिएगा इस वाली चीज को कि एलटीसी का मतलब क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। तो मिक्स एडिमा कॉमा क्या हुआ, इट इज रेयर बट प्रेजेंट इन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। समझ रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन में बात कर रहे हैं अपन लोग। तो यहां पर अगर अपन आगे की तरफ बात करेंगे क्यों होगा, तो अपन बोलेंगे इट इज प्रेसिपिटेटेड बाय द स्ट्रेस इन्फेक्शन कंडीशंस बट अक्यूट विड्रॉवल ऑफ थायराइड मेडिकेशन। अगर कोई पेशेंट थायराइड मेडिकेशन पर लंबे समय से चल रहा है और अगर उसका अक्यूट विड्रॉवल कंडीशन आ जाए तो वो मिक्स एडिमा कोमा में जा सकता है। यहां पर याद रखिएगा साइन सिम्टम्स को, स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स है पर बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग। हर चीज को घटा देना, टेम्परेचर को घटा देना, ग्लूकोज को घटा देना, बीपी को घटा देना, सोडियम को घटा देना, कैल्शियम को घटा देना, सब कुछ घटा देना। समझ में आई बात। तो मिक्स एडिमा कोमा कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये सब चीजें क्या होगी, डाउन हो जाएंगी। क्लियर है बात आप लोगों को, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, आपके सामने डाउन हो जाएंगी। अब अगर अपन यहीं पर बात करें आप लोगों से, अब अपन आप लोगों से अगर यहीं पर बात करें, मोर वाइड थोड़ा सा, तो अगर अपन यहीं पर अपन बात करें तो मिक्स एडिमा कोमा कंडीशन के अंदर सब कुछ घट जाएगी। तो यहां पर ट्रीटमेंट कर लेते हैं। यहां पर ट्रीटमेंट में बोलेंगे कि यहां पर क्या पाया जाएगा, आईवी लिवोथायरॉक्सिन सोडियम देना पड़ेगा, लिवोथायरॉक्सिन सोडियम देना पड़ेगा।
लिवोथायरक्सिन सोडियम देना पड़ेगा, लिवोथायरक्सिन सोडियम देना पड़ेगा, आईवी फॉर्म के अंदर देना पड़ेगा। अब अगर यहां पर बात करें, यहां पर एलटीसी क्या होगा, तो एलटीसी होगा थायराइड स्टॉर्म। क्या होगा जो दोस्तों, थायराइड स्टॉर्म। राम राम दोस्तों, राम राम बेटा। यहां पर होगा थायराइड स्टॉर्म, समझ रहे हैं बात को। थायराइड स्टॉर्म कंडीशन क्या है, यह भी एक प्रकार की एलटीसी है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। किस कारण से होता है, हर चीज लिख नहीं सकता हूं पर आपको बोल जरूर सकता हूं। अगर आपको टाइम मिले तो इन चीजों को नोट जरूर करें और वहां पर इन चीजों को जरूर मेंशन कर लें। यह भी क्या होती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है। प्रेसिपिटेट किससे होती है इसकी कंडीशन, तो याद रखना, इट विल बी प्रेसिपिटेटेड बाय द इन्फेक्शन, इलनेस, स्ट्रेस और सर्जरी। सर्जरीज के कारण से ये क्या होती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, मतलब ये कंडीशन बढ़ जाती है। बेसिकली अगर बोले थायराइड स्टॉर्म, थायराइड का स्टॉर्म मतलब एक प्रकार से तूफान आना। ये क्यों होता है, तो आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि जब अपन सर्जरी के टाइम पे थायराइड ड्रग को ग्लैंड को मैनिपुलेट कर देते हैं, तब क्या होता है, थायराइड स्टॉर्म कंडीशन होती है। तो यहां पर आपके पास में जो एलटीसी आएगा वो क्या आएगा, थायराइड स्टॉर्म। तो थायराइड स्टॉर्म इट कैन बी मैनी प्रेसिपिटेटेड बाय द इन्फेक्शन, इलनेस, स्ट्रेस कंडीशन और मैनिपुलेशन ड्यूरिंग द सर्जरी कंडीशन। थायराइड स्टॉर्म, यहां पर आपको इसके साइंस को याद रखना है। थायराइड स्टॉर्म के अंदर क्या क्या साइन रहेंगे, तो आपको याद रखना है थायराइड स्टॉर्म की कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, एचआर बढ़ेगा, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा। गौर से कुछ चीजें लिख रहा हूं, उसको फाइनली सुन लीजिएगा, ये आपके बाद में पेपर में आती है। यहां पर आपके पास में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पर क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा या टैकीकार्डिया कंडीशन होगी। तीसरे नंबर पर क्या होगा, इस पेशेंट को क्या होगा, फीवर होगा। क्या होगा, इस पेशेंट को फीवर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड दीज आर द क्लासिकल ट्रायड फीचर, दीज आर द क्लासिकल ट्रायड फीचर। तो कोई भी गलती नहीं करनी है, क्लासिकल ट्रायड फीचर। ये कई बार एग्जामों में पुटअप किया जाता है क्वेश्चन कि थायराइड स्टॉर्म का क्लासिकल ट्रायड फीचर निम्न में से कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग, इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट बढ़ना इन सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कंडीशन। अदर भी होते हैं, अगर बोले अपन एगिटेशन कंडीशन, इरेटेबिलिटी कंडीशन, रेस्टलेसनेस कंडीशन, कंफ्यूजन कंडीशन, सीजर्स कंडीशन, ये सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अदर साइंस के लिए स्पेस ज्यादा है नहीं और अपन को यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात लिख देनी है, बिहेवियर चेंजेस। क्या लिख देना है अपन लोगों को, बिहेवियर चेंजेस आपको यहां पर लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने दोनों चीजों को मैंने कंपैरेटिवली क्लियर करवाया कि हाइपोथायराइडिज्म किसे कहते हैं, हाइपरथायराइडिज्म किसे कहते हैं। और जो यहां पर बताया डेफिनेटली आपको उसको यहां पर डेफिनेटली याद रखना है। क्लियर बात है आपके सामने, समझ रहे हैं। यहां पर अगर अदर वर्ड्स की बात करेंगे तो यहां पर अगर अपन ड्राई हेयर एंड लॉस ऑफ स्किन की बात कर रहे हैं तो यहां पर शाइनी हेयर याद रखिएगा। यहां पर क्या होगा, शाइनी हेयर होगा। बाकी ऐसा कोई खास नहीं है जो पॉइंट अपन लोग छोड़ दिए हो। रवि प्रकाश रॉय, टुडे इज योर बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। मैं आपको आज जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं और संग में ब्लेसेस और देता हूं आप लोगों के लिए, आपके लिए कि आप लोग इस साल में अपनी सफलता को प्राप्त जरूर करें बेटा, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन बात करें बिहेवियर चेंजेस आएंगे। बिहेवियर चेंजेस में क्या आएगा, बिहेवियर चेंजेस में आपके सामने मिलेंगे एगिटेशन कंडीशन, इरिटेशन कंडीशन एंड मैनी अदर ऑल्स, ठीक है। तो अब आगे की तरफ अपन बात करते हैं। इस स्लाइड को आपको ढंग से तरीके से नोट्स में मेंटेन करना है, किस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से याद करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं अपन यहाँ पर थायराइड स्टॉर्म की। तो थायराइड स्टॉर्म का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है। थायराइड स्टॉर्म के अंदर आप क्या करते हैं, थायराइड स्टॉर्म की कंडीशन में आप क्या करते हैं, थायराइडेक्टोमी परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा आपको पता भी होगा, थायराइडेक्टोमी करते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें थायराइड स्टॉर्म कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप क्या देंगे, तो आपको पता है क्लासिकल ट्रायड फीचर क्या है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है पेशेंट को, हार्ट रेट बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहली बात बन जाती है कि आपको क्या देना है, बीटा ब्लॉकर देना है टू ट्रीट द सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कंडीशन। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है यहाँ पर के टेम्परेचर को घटाने के लिए, फीवर कंडीशन में टेम्परेचर को घटाने के लिए नॉन सैलिसिलेट्स एजेंट्स देने हैं। कौन से एजेंट्स देने हैं, नॉन सैलिसिलेट्स एजेंट्स देने हैं। नॉन सैलिसिलेट्स एजेंट्स क्यों देने हैं, क्यों, क्योंकि आपको याद रखिएगा कि जो सैलिसिलेट्स एजेंट्स होते हैं, सैलिसाइलेट्स जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं,
वो थायराइड के वैल्यू को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? थायराइड के वैल्यू को क्या करते हैं? थायराइड के वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो आपको एस्प्रिन नहीं देना है। टोटल कहने की घूम फिर के बात यह है, और यही एग्जामिनर की चॉइस होती है कि आपको एस्प्रिन दिलवाएगा, और आपको याद रखना है आपको एस्प्रिन अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि आपको नॉन सैलिसिलेट एजेंट्स देने हैं फीवर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब अगर अपन आगे की तरफ बात करें तो बीटा ब्लॉकर के संग में यहाँ पर आपको क्या देना है? तो आप बोल देंगे यहाँ पर प्रोपिल थायरोयूरेसिल भी देना है। प्रोपिल थायरोयूरेसिल क्या होता है? यहाँ पर आप बोलेंगे थायराइड इनहिबिटर्स होता है। और अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपको लिगोल सॉल्यूशन भी आपको एडमिट करना है। लिगोल सॉल्यूशन भी आपको एडमिट करना है। लिगोल सॉल्यूशन के अंदर क्या पाया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। समझ रहे? और अगर अपन यहाँ पर बात कर ले कि आयोडीन क्यों यूज करते हैं, आयोडीन युक्त नमक क्यों यूज करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना आयोडीन सॉल्ट लेना चाहिए, ग्वाइटर में रिलीज होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को रिलीव करता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर आयोडीन क्या होता है? थायराइड इनहिबिटर होता है। क्या होता है दोस्तों? आयोडीन क्या होता है? थायराइड इनहिबिटर होता है। तो याद रखिएगा आयोडीन क्या है? थायराइड इनहिबिटर है। थायराइड इनहिबिटर है। तो यहां पर आप लोग क्या यूज करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं। तो इन चीजों को आपको मैनेजमेंट को याद रखना है, तभी जाकर के ये क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन आपके पास में मिलेंगे पूरे। अगर बोले एंडोक्राइन सिस्टम में तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो भी बहुत है, और अगर आ जाए तो पूरा कंप्लीट कर लो, तब भी यहीं पर अपन रहेंगे। कंटेंटों को समझना बहुत जरूरी है आपके पास में। समझ रहे हैं बात को? थैंक्स गोलू सिंह जी। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें थायराइडेक्टोमी की, तो थायराइडेक्टोमी में क्या करते हैं अपन? थायराइड ग्लैंड को क्या कर देते हैं अपन? थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। तो यहां पर थायराइडेक्टोमी करने से पूर्व, बिफोर की अगर आप बात करेंगे, बिफोर अगर थायराइडेक्टोमी पूछ ले कि कौन कौन सी दवाइयां देनी है, वही बात क्वेश्चन 7 स्टार पॉइंट लगा करके लिख रहा हूं कि कई बार पेपर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ड्रग थायराइडेक्टोमी से परफॉर्म करने से पहले नहीं देंगे। तो बेसिकली 3 देंगे, 1 नहीं देंगे। याद रखिएगा, पहली ड्रग क्या है? बीटा ब्लॉकर। दूसरी ड्रग क्या है? कॉर्टिको स्टीरॉइड। तीसरी ड्रग क्या है? लिगोल सॉल्यूशन। तो ये ड्रग्स आपको याद रखना है। और पीटीयू प्रोपिल थायरोयूरेसिल, ये ड्रग्स के बारे में आपको याद रखना है। जो मैंने वहां पर उनका काम करके बताया है, मैंने यहीं पर भी लिख दिया कि थायराइडेक्टोमी से भी पूर्व ये ड्रग्स देना जरूरी है। अब थायराइडेक्टोमी के टाइम पर लिगोल सॉल्यूशन का टाइम और पूछ लेता है कि लिगोल सॉल्यूशन क्यों देते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लिगोल सॉल्यूशन क्यों दे रहे हैं। पोटेशियम आयोडाइड है। आयोडीन क्या होता है? थायराइड इनहिबिटर होता है, इसलिए हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि थायराइडेक्टोमी के टाइम पर, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले कि थायराइडेक्टोमी के टाइम पर लिगोल सॉल्यूशन देने का कार्य क्या है, तो आपको बोलना है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। किसको? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं आप लोग? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप लोग क्या देते हैं? लिगोल सॉल्यूशन। थायराइडेक्टोमी साइट पे ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप लोग क्या देते हैं? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बेटा आप लोग। प्रद्वंत सिंह, बिल्कुल आप एक टेक्निकल आंसर दे रहे हैं जो आपको एमसीक्यू के अंदर मिलेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। मिथिलेश प्रजापति जी, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप भी अपनी ज़िंदगी के एक अच्छे टीचर हैं, आप ये अच्छी ज़िंदगी के एक अच्छे लर्नर हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको याद रखना लिगोल सॉल्यूशन के दोनों वर्कों को। अब इसी के साथ अपन ने थायराइड ग्लैंड कंप्लीट कर ली। एक और क्वेश्चन बन जाता है थायराइडेक्टोमी। तो ये और कंटेंट को समझ लीजिए। ये इस प्रकार से क्या होती है? थायराइड ग्लैंड होती है, और थायराइड ग्लैंड के नेक के चारों तरफ क्या पाई जाती है? आपकी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। तो ये रही आपके पास में पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड, ऑल ऑफ यू आर नोज वेल, अटैच विद द पैराथायराइड ग्लैंड टिश्यू टू द थायराइड ग्लैंड। और अब आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? आप परफॉर्म कर रहे हैं थायराइडेक्टोमी। तो थायराइडेक्टोमी करते समय क्या करते समय? थायराइडेक्टोमी करते समय, थायराइडेक्टोमी कर रहे हैं आप लोग। ये जो चिन्ह है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? थायराइडेक्टोमी को कर रहा है। तो थायराइडेक्टोमी करते समय पैराथायराइड ग्लैंड के टिश्यू, पैराथायराइड ग्लैंड के टिश्यू भी क्या होते हैं? इंजर्ड होते हैं। और पैराथायराइड ग्लैंड के टिश्यू इंजर्ड होंगे तो क्या होगा? ऑल ऑफ यू आर नोज वेल, पैराथायराइड हार्मोन का वैल्यूएशन क्या होगा? कम होगा। जब पैराथायराइड हार्मोन का वैल्यूएशन कम होगा तो पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा।
इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं आधारों के ऊपर बनते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर अपन ने एक डिजीज को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट नंबर पे अपन दूसरे को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें पैराथायराइड की ही, तो पैराथायराइड ग्लैंड को अपन यहाँ पर कवर कर देते हैं फटाफट से। पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर में दो अपन यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे, इटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट जयपुर के लाइव बैच के अंदर जुड़े हुए हैं या फिर जयपुर से तैयारी कर रहे हैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की, या फिर जोधपुर से कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पूरी ढंग से डिसेक्शन करके पोस्टमार्टम करके समझाते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट्स अगर यहाँ ऑफलाइन ले रहे हैं या फिर ऑनलाइन ले रहे हैं तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी बीमारी को मैं डिसेक्शन या पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूँ, नॉट टू बी वरी। पर ये वक्त ऐसा है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, फेवरेट चॉइस क्या रहेगी क्वेश्चन को, बस ये कागज के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, इस प्रकार से अपन को तैयारी करनी है। ये सब चीजें आपको पता है, शॉर्ट के अंदर अपन को याद कर रहा है। तो यहाँ पर अपन कोई डिटेल्ड नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्या होता है। अगर किसी का रिस्क फैक्टर पूछा जा रहा है तो बताएंगे, अगर किसी की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो बताएंगे, अगर किसी का क्लासिकल साइंस पूछा जा रहा है तो बताएंगे, समझ रहे। तो ये नहीं है टाइप्स क्या होती है। तो यहाँ पर प्राइमरी आपके पास में जो हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है, लेकिन यहाँ पर ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अपने को, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे, ठीक है। भरत सिंह जी, नेक्स्ट नंबर पे पैराथायराइड ग्लैंड के दो टाइप्स लिख देते हैं अपन, हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म, समझ रहे हैं बात को। और यहां पर अपन लिख देते हैं दूसरे नंबर पर, यहां पर ही अपन लिख देते हैं यहां पर लिख देते हैं अपन हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म और हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो एक कंडीशन में तो अपन घटा देते हैं, एक कंडीशन में अपन बढ़ा देते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ढंग से पढ़ रखे हैं तो इस बीमारी को आप ढंग से समझ सकते हैं। बिल्कुल प्रद्युमन सिंह जी, मैं पूरी ट्राई करूंगा एमएसएन और एफओएन को बिल्कुल शॉर्ट की पॉइंट पे लाने की, मैं अपनी तरफ से मेहनत पूरी करूंगा और मैं चाहता हूं दिल से कि आप लोग सेलेक्ट भी हो। और ये संजीवनी क्लासेस को आप लोगों को शेयर करना चाहिए, इसकी सफलता आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप फ्यूचर के अंदर भी इसी प्रकार से थ्योरी सेशंस को ऑनलाइन कंटिन्यूसली क्लिक वाइज करना चाहते हैं अपडेटेड, तो सबसे पहली बात तो इसको क्लासेस को शेयर करो। लाइक्स भी नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, लाइक्स भी आपको प्रमोट करने चाहिए और शेयर भी आप लोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक बार आप मेरे कहने पे क्लासेस को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर अपन हाइपो पैराथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर पैराथायराइड हार्मोन का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, बेटा कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा। बस इसको दिमाग में रख करके पूरा लिख दो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की क्लास मैंने स्टार्टिंग में डाल रखी है आपके सामने, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ पर क्या करना है, हाइपर पैराथायराइडिज्म का अगर वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस इन दोनों चीज़ों को याद रखो, समझ में आई बात, बस इतनी सी याद रखनी है। आप उनके 600 पॉइंट्स बता दो, वो बहुत अच्छे हैं। भरत सिंह जी, मैं बिल्कुल ये पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जल्द ही बताने वाला हूँ मेरे छोटे भाई। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में पीटीएच बढ़ेगा और कैल्शियम बढ़ेगा, तो इन दोनों पॉइंटों को थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक चीज मैं आपको यहां पर ये और अपडेट कर देता हूं कि कैल्शियम घटेगा तो क्या होगा, कैल्शियम घटेगा तो फॉस्फोरस बढ़ेगा, ये भी आपको याद रखनी है। और कैल्शियम बढ़ेगा तो फॉस्फोरस क्या होगा, घटेगा। बस यहां पर अपन इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, खत्म बात। बस इस चीज को आप याद रखिएगा। जैसे अपन ने हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म बताया, T3 T4 घटेगा, TSH बढ़ेगा, और T3 T4 बढ़ेगा, TSH घटेगा हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में। इसी प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र को बनाया मैंने आपके सामने, कोई कंफ्यूजन की नहीं है। प्रीवियस क्लासेस में आपको अपडेट कर चुका हूँ कि PTH घटता है तो कैल्शियम क्या होता है, घटता है, और जब कैल्शियम घटता है तो फॉस्फोरस बढ़ता है। थोड़ा सा याद रखिएगा। रेशनल भी मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीटली दे चुका हूँ। और यहाँ के लिए बात करें तो PTH को बढ़ा दो और कैल्शियम बढ़ जाएगा, जब कैल्शियम बढ़ जाएगा तो फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर अब अगर अपन बात करें कि इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, तो सभी प्रकार के स्पास्म कर दो। हाइपोकैल्शियमिया में क्या होता है, हाइपो एक्टिव डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइपर एक्टिव
डीप टेंडेंट रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइपोकैल्शियमिक कंडीशन में कंटिन्यूसली न्यूरोनल फायरिंग होती है, कंटिन्यूसली न्यूरोनल फायरिंग होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ऑस्टियोमलेशिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कंटिन्यूसली न्यूरोनल फायरिंग होगी तो हाइपर एक्टिव डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस पाए जाएंगे। अब इसी चीज को यहाँ पर आपको डिनोट करना है, हाइपर एक्टिव डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस पाए जाएंगे, मतलब यहाँ पर क्या पाया जाएगा, मसल स्पास्म पाया जाएगा। मसल स्पास्म कैसा होगा, शियोस्टिक साइंस में देखने को मिलेगा। कैसे में देखने को मिलेगा, शियोस्टिक साइंस में आपको देखने को मिलेगा। फेशियल मसल का स्पास्म पाया जाएगा। ट्रोसियो साइंस में देखने को आपको मिलेगा, ट्रोसियो साइन में आपको देखने को मिलेगा। यही मसल स्पास्म डायफ्राम की मसल्स में होगा तो आपको टेटेनी देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। कार्पोपेडल मसल स्पास्म देखने को मिलेगा, कार्पोपेडल मसल स्पास्म आपको देखने को मिलेगा। ब्रोंको स्पास्म आपको देखने को मिलेगा, मतलब हर प्रकार का स्पास्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। हर प्रकार का लैरेंजो मसल स्पास्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जितने भी आप लोग को याद रहे यहाँ पर आप कंप्लीटली करते चले। लैरेंजो मसल स्पास्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। अब आप एक बात बताइए कि जब हाइपर एक्टिव डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या होगा, हाइपर एक्टिवेशन होगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगी। तो इस पेशेंट में क्या होगा, इस पेशेंट में डायरिया देखने को मिलेगा। इस पेशेंट में डायरिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के लॉसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं है बात। तो ये आपके सामने क्या होगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म एंडोक्राइनल डिसऑर्डर के हो गए साइन और सिम्टम, समझ रहे हैं बात को। अब अगर अपन यहाँ पर ट्रीटमेंट करें तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप लोग, ट्रीटमेंट कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सिंपल है। ट्रीटमेंट में कैल्शियम घट रहा है तो कैल्शियम को बढ़ा दो या फिर फॉस्फोरस को घटा दो। गौर से देखिएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉस्फोरस को आप घटा दो और अगर फॉस्फोरस को घटा दोगे तो कैल्शियम अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो कैल्शियम सप्लीमेंट देना है, क्या देना है दोस्तों, या तो कैल्शियम सप्लीमेंट देना है और या फिर अगर बात करें कि क्या देना है आपको, आपको फॉस्फेट बाइंडर्स देने हैं। क्या देने हैं, फॉस्फेट बाइंडर्स देने हैं। मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर संजीवनी क्लासेस के अंदर, पूरा मैंने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में कैल्शियम का पूरा पार्ट लिया था, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि कैल्शियम सप्लीमेंट की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो क्या कैल्शियम का सप्लीमेंट रहेगा, तो आप बोलेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या रहेगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। याद रखिएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट एक कैल्शियम सप्लीमेंट है, ना कि फॉस्फेट बाइंडर्स। और अगर फॉस्फेट बाइंडर्स की बात करें तो रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आज से पूछेगा क्या है, कैल्शियम सप्लीमेंट है या फॉस्फेट बाइंडर्स है, तो याद रखना है यह एक फॉस्फेट बाइंडर्स है। कैल्शियम पे +2 होता है, फॉस्फोरस पे -3 होता है, तो एक क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं और फॉस्फोरस को बांध देते हैं और फॉस्फोरस बंध जाता है तो कैल्शियम अपने आप यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दवाइयों के नेम याद रखना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कंडीशन में याद रखना है फॉस्फेट बाइंडर्स के नेम। फॉस्फेट बाइंडर्स के नेम आपके बाकी के रिमेनिंग में यहाँ पर लिख रहा हूँ, गौर से देख लीजिएगा, हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये आपके पास में क्वेश्चन में पूछता है फॉस्फेट बाइंडर्स के नेम क्या हैं। तो फॉस्फेट बाइंडर्स के नेम आपको याद रखने हैं डेफिनेटली। फॉस्फेट बाइंडर्स में अगर अपन बात करें तो फॉस्फेट बाइंडर्स के अंदर सबसे पहले अपन बोलेंगे सिविलामर। क्या बोलेंगे आप लोग, सिविलामर। अब आप इस वर्ड को भूलेंगे नहीं जब तक आपके एग्जाम होते नहीं है, जब तक आपको इस वर्ड को भूलना नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा सिविलामर इज, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा फॉस्फेट बाइंडर्स। गूगल पे सर्च करके देख लेना, यही मिलेगा सिविलामर इज। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पूछा गया सुक्राल्फेट इज, तो आप बोलते हैं इट इज ए म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर, तो यहीं पर आपको क्या करना है, सिविलामर इज, तो आपको क्या बोलना है, इट इज ए फॉस्फेट बाइंडर्स। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। दोबारा से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे फॉस्फेट बाइंडर्स हो गए। और क्या करेंगे, फॉस्फोरस को घटाएंगे जिससे कैल्शियम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर अपन यहाँ पर बात करें किसकी, अगर अपन यहाँ पर बात करें किसकी, तो बोलेंगे हाइपर पैराथायराइडिज्म की। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म कंडीशन में मैंने आपको बता दिया पीटीएच बढ़ा, तो पीटीएच अगर बढ़ेगा तो कैल्शियम क्या होगा, बढ़ेगा। कैल्शियम बढ़ेगा तो याद रखिएगा क्या होने वाला है,
कैल्शियम बढ़ेगा तो पेशेंट के अंदर स्टोन की प्रकृति बढ़ेगी। क्या होगी? स्टोन की प्रकृति बढ़ेगी। अब कैल्शियम कहां से कहां जाएगा? बोन से कहां पर आ जाएगा? डायरेक्टली बोन से कैल्शियम आ जाएगा ब्लड के अंदर। तो बोन्स में क्या होगा? डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी आपको? बोन्स के अंदर डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेंगी। अब बोन्स के अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, स्केलेटल पेन देखने को मिलेगा। स्केलेटल पेन देखने को मिलेगा आपको। स्केलेटल पेन, ये कोई ऐसे खास चीजें नहीं है। यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम बढ़ रहा है तो आपको एक कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए फुरोसमाइड देना पड़ेगा। फुरोसमाइड देंगे, फुरोसमाइड देंगे, आप लोग डायूरेटिक्स देंगे तो क्या हो सकता है? पानी की कमी भी हो सकती है तो आपको आईवी नॉर्मल सलाइन भी एडमिट करना है डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। मेंटेनिंग कंडीशन रखनी है। संग में क्या करना है? कैल्सिटोनिन भी एडमिट करना है। संग में क्या करना है आप लोगों को? कैल्सिटोनिन भी एडमिट करना है ताकि ये जो कैल्सिटोनिन है वो ब्लड को कहाँ, ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम को कहाँ लेकर के जाए? कहाँ पर लेकर के जाए? डायरेक्टली आपके सामने ये लेके जाए, बोन्स के अंदर लेकर के जाए। समझ रहे हैं बात को? इसी के साथ में अपन यहाँ पर पैराथायरॉइड ग्लैंड को कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट अपन टॉपिक पे चलते हैं। वो है आपके पास में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रोल। ठीक है, ड्रीम एम्स हैप्पी टीचर्स डे बेटा। थैंक यू भरत सिंह, थैंक यू सो मच भरत सिंह। बेटा नेक्स्ट नंबर पर है, यहां पर अगर अपन बात करें, अब आपसे बात करते हैं एडीएच के रोल की। तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। एंटी का मतलब विरोधी, डायूरेसिस मतलब पानी को बाहर निकालना, हार्मोन मतलब हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो पानी के डायूरेसिस इफेक्ट को विरोध करे उसे बोलेंगे एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर इस एडीएच का हाइपोसीक्रेशन होता है तो इसे अपन बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। क्या बोलते हैं अपन इसे? डायबिटिक इंसिपिडस बोलते हैं, इंसिपिडस बोलते हैं। और अगर बोले अगर के एडीएच का हाइपर सीक्रेशन होता है तो इसे अपन बोलते हैं SIADS। क्या बोलते हैं अपन इसे? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर अपन इस प्रकार से इसके बीच में भी क्या कर देते हैं? लाइन को जनरेट कर देते हैं। समझ रहे हैं? अब एडीएच का अपन एक बार क्या कर रहे हैं? एडीएच का अपन एक बार क्या कर रहे हैं? हाइपोसीक्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन लोग? एक बार के लिए हाइपोसीक्रेशन कर रहे हैं और एक बार के लिए क्या कर रहे हैं अपन लोग? हाइपर सीक्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन लोग? हाइपर सीक्रेशन कर रहे हैं। तो एक बार घटाएंगे एक बार बढ़ाएंगे। तो हाइपोसीक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन कॉजेस, थैंक यू जेबी मोटिवेशनल स्पीकर जी। बिल्कुल एडीएच हाइपो कंडीशन के अंदर क्या होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कम रिलीज होने के कारण से डायबिटिक इंसिपिडस होगा, नॉट डायबिटिक मेलाइटस होगा बेटा, याद रखिएगा। और अगर बात करें हाइपर की बात करें तो हाइपर सीक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो SIADH होगा, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन होगा। समझ रहे? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अब कमी होगी तो यहाँ पर इस पेशेंट को क्या फील होगा? पॉलीयूरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? पॉलीयूरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। क्या होगा? ओलिग्यूरिया देखने को मिलेगा। अब ये पॉलीयूरिया कंडीशन होगी तो इसके सिर्फ दो ही क्वेश्चन यहाँ पर पुट किए जाते हैं। पॉलीयूरिया होगी मतलब यूरिन का आउटपुट बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? जो इसकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लो स्पेसिफिक यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको पता होना चाहिए कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे नापते हैं? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे नापा जाता है? याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, यूरिनोमीटर से नाप लेते हैं, रिफ्रैक्ट्रोमीटर से नाप लेते हैं, रिफ्रैक्ट्रोमीटर से नाप लेते हैं और डिपस्टिक मेथड के थ्रू नाप लेते हैं। डिपस्टिक मेथड के थ्रू नाप लेते हैं। तो ये चीजें कुछ आप लोगों को याद रखनी है। डिपस्टिक मेथड के थ्रू यहाँ पर नाप लेते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन बनने लायक है वो सिर्फ एक है और वो है इसका ड्रग। और ड्रग का नाम क्या होता है? इसका ड्रग का नाम फटाफट से आंसर को पुट करें। क्या होगा इसका ड्रग का नाम? जब तक मैं थोड़ा सा जल ले लूं, फटाफट से आंसर को पुट करें बेटा।
तो इसी हिसाब से यहीं पर अगर अपन बात कर डालें डायबिटिक इंसिपिडस कंडीशन में, तो यहाँ पर आप यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर एंड डिपिस्टिक मेथड आपको मैंने बता दिया। अब अगर यहाँ पर बात करें तो डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, DDAVP डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, इस नाम से भी ड्रग्स पूछी जा सकती है, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट या फिर वैसोप्रेसिन टेनेट। क्या होगा? वैसोप्रेसिन टेनेट। याद रखिएगा, गलती ना करिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। याद रखिएगा, गलती ना करिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है आपके पास में। DDAVP डेस्मोप्रेसिन एसीटेट और वैसोप्रेसिन टेनेट। समझ रहे हैं बात को? वॉल्यूम्स को बढ़ाएगी। इसके बाद में अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चलेगी आपके पास में डेमोसाइक्लिन। क्या चलेगी आपके पास में? डेमोसाइक्लिन चलेगी। क्या चलेगी? यहाँ पर अगर ओलिग्यूरिया की बात करें तो ओलिग्यूरिया के संग में इस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? तो ओलिग्यूरिया के संग में अब वाटर का यूरिन आउटपुट बाहर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? यहाँ पर इस पेशेंट के अंदर होगा वाटर इंटॉक्सिकेशन। क्या होगा? वाटर इंटॉक्सिकेशन होगा। और जब वाटर इंटॉक्सिकेशन होगा तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया होगा। क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया होगा। बस ये दोनों चीजें याद कर लेना, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वाटर इंटॉक्सिकेशन होगा और हीमो कंसंट्रेशन के कारण से जब वाटर का वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा, हीमो कंसंट्रेशन वॉल्यूम की बढ़ती जाएगी, तो अपेक्षाकृत सॉल्यूट की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? नरेंद्र बद्रवा मैंने बता दिया है कि जब वाटर इंटॉक्सिकेशन कंडीशन क्या होगी कि अब वाटर का लेवल बढ़ेगा, अपेक्षाकृत नॉर्मल वाटर से वाटर का लेवल बढ़ेगा, तो जो सोडियम्स की वैल्यू या इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू अपेक्षाकृत है तो सही नॉर्मल, लेकिन वो अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं हीमो कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन। तो यहां पर आप बात करेंगे वाटर इंटॉक्सिकेशन कंडीशन में क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, अभी बेटा आज ये अभी क्लियर कर लो, अभी बेटा इस चीज को कंफर्म कर लेना, वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड हाइपोनेट्रीमिया, दीज आर द क्लासिकल फीचर ऑफ SIADS जो कि पूछा जाता है। कोई कंफ्यूजन मत रखना, वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड हाइपोनेट्रीमिया, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। स्वर्णिमा सिंह कह रहे हैं बिल्कुल सही है बेटा। और अगर इसको अदर वर्ड में बोल तो हीमो कंसंट्रेशन के कारण से सोडियम का वैल्यूएशन बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये चीजें आपको इस कंडीशन में याद रखनी है। समझ रहे हैं बात को? अब अगर अपन अभी भी अपने पास में 10 मिनट है, तो अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो अपन आगे की तरफ अपन अपने टॉपिक को 10 मिनट के लिए और चालू कर लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, और वो पॉइंट है आपके पास में एड्रिनल इनसफिशियंसी के कारण से। तो यहां पर अपन लिख देते हैं एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर। क्या लिख रहे हैं अपन लोग अब? एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर। एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर की अगर अपन बात कर डालेंगे तो यहां पर एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर की बात करें, डिसऑर्डर, तो यहां पर एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंडीशन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंडीशन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंडीशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ओनली हाइपोनेट्रीमिया, बिल्कुल। तो यहां पर आपके सामने आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और अगर बात करें अदर सेक्स हार्मोन भी रिलीज होते हैं। और अगर बात करें एड्रिनल मेडुला ग्लैंड से, तो यहां पर आपके पास में नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए रिलीज होते हैं। तो यहां पर कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर होने वाले हैं। तो यहां पर अपन सबसे पहली बात करें तो अपने पास में आता है एल्डोस्टेरॉन। क्या आता है? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को एक बार के लिए लॉजिकली मैं बात करूं, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। कुशिंग डिजीज क्या होती है, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, इस प्रकार से आपको अपने कंडीशन को, क्यूरियोसिटी को बढ़ानी, सिंपल तरीके से टॉपिक को निकाल लेना है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो ये आपके पास में एक तरफ मैं लिख देता हूं, एक तरफ मैं आपके सामने लिख देता हूं कि एडिसन्स बीमारी, और एक तरफ मैं लिख देता हूं आपके सामने कुशिंग बीमारी या फिर सिंड्रोम कंडीशन, दोनों ही लिख देता हूं। तो यहां पर कंटेंट को समझने की कोशिश करिएगा। नॉर्मली एल्डोस्टेरॉन का वर्क क्या होता है? नॉर्मली एल्डोस्टेरॉन का वर्क होता है सोडियम का रीनल ट्यूब्यूल्स में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और पोटेशियम के क्या करती है?
एक्सक्रीशन करती है, मतलब सोडियम को बढ़ाती है और पोटेशियम को क्या करती है, घटाती है। तो अगर बात करें कि एक बार के लिए हाइपोसिक्रेशन हो जाए, क्या हो जाए, एक बार के लिए अपन सोच लें कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हो जाए, और अगर अपन एक बार के लिए बात कर ले हाइपर सिक्रेशन हो जाए, क्या हो जाए, हाइपर सिक्रेशन हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या बीमारियां बनेंगी, तो आपके सामने क्लियर है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन कॉजेस क्या होगा, आपके सामने क्लियर कट है कि इस कंडीशन में यहाँ पर एडिशंस की बीमारी होगी। अब यहाँ पर साइन सिम्टम्स को आपको याद रखना है, बहुत कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए कि एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, तो एल्डोस्टेरोन ही कम होगा तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। तो सबसे पहली बात, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में पोटेशियम को बाहर निकालता है, अगर एल्डोस्टेरोन ही कम होगा तो पोटेशियम बाहर कम निकलेगा, और अगर पोटेशियम बाहर कम निकलेगा तो क्या होगा, पोटेशियम क्या होगा, यहाँ पर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सोडियम इस कंडीशन तक बढ़ेगा, घटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉस्चुरल हाइपोटेंशन भी आपको देखने को मिलेगा, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन भी आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन यहीं पर बात कर ले तो यहाँ पर ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अपन लिख देते हैं ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन, ये क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में पूछता है, ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन, ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। यहां पर क्या होगा संग में, यहां पर कैल्शियम की वैल्यूएशन बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, और यहां पर ग्लूकोज क्या होगा, घटेगा। ये इन कंटेंटों को बिल्कुल डेफिनेटली आपको याद रखना है। यहां पर सबसे क्लासिकल बात क्या होती है, आजकल जो अभी मेरा सैली में सिलेक्शन हो गया है पोस्ट बेसिक, वेरी गुड आशा, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। अब वेरी गुड बेटा, हाइपर कैलेमिया होगा, हाइपर कैल्शियम होगा, मेटाबॉलिक एसिड, बिल्कुल सही जा रहे हैं नरेंद्र कुमार बेटा आप लोग। पॉस्चुरल हाइपोटेंशन होगा, याद रखिएगा, सोडियम की कमी होगी, पोटेशियम कमी वृद्धि होगी, और कैल्शियम बढ़ेगा, और क्या होगा, ग्लूकोज, दिस वन आर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होगा, घटेगा। पॉस्चुरल हाइपोटेंशन होगा, ब्रॉन्ज स्किन हाइपर पिगमेंटेशन होगा, यहां पर पेशेंट लेथर्जी होगा, क्या होगा, पेशेंट लेथर्जी होगा। ये थोड़ा सा आजकल एग्जाम में पूछने लग गया है स्टेटमेंट वाइज पे, लेथर्जी होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन आशा, आप लोग, आपके लिए बेटा, आप लोग इसी प्रकार से परमानेंट जॉब के ऊपर भी दिल्ली एम्स के अंदर ही जाकर करें, ताकि आपको पढ़ाई पर रिलैक्सेशन भी मिले, आपकी डिग्री भी कंटिन्यू होती रहे, और आपको आधी सैलरी मिलेगी, फिर उसके बाद पूरी सैलरी मिलने लग जाएगी बेटा, ठीक है मुझे, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन चले तो लिथर्जी कंडीशन होगी, ऐसी एडिशंस कंडीशन में क्या होगी, लिथर्जी होगी, और मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी बेटा, मसल वीकनेस यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो क्लियर कट आपके सामने ये हो रहा है कि यहाँ पर ब्रॉन्ज इसकी हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर कैल्शियमिया, सोडियम की क्या होगी, कमी होगी, पोटेशियम की क्या होगी, वृद्धि होगी, समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलेंगे। अब क्या मिलेंगे आपको, जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलेंगे, जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंसेस भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अब आप यहाँ पर बोलेंगे तो पेशेंट में क्या करेंगे आप लोग, एडमिनिस्टर क्या करेंगे, आप एडमिनिस्टर करेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एडमिट करेंगे, और क्या करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को आप क्या करेंगे, एडमिनिस्टर्ड करेंगे। अब अगर अपन यहां पर बात करें कि कुशिंग डिजीज सिंड्रोम क्या है, तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये क्या है, एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एसीटीएच, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, एसीटीएच की वृद्धि होने के कारण से, एसीटीएच की वृद्धि होने के कारण से कॉर्टिसोल का वैल्यूएशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल का वैल्यूएशन बढ़ने के कारण से कुशिंग कंडीशन पैदा होती है। क्या कंडीशन पैदा होती है, कुशिंग कंडीशन पैदा होती है। यहां पर अगर अपन बात करें तो एक्सेसिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के सेवन के कारण से क्या होगा, सोडियम की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, पोटेशियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा घटने लग जाएगी, ग्लूकोज की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, कैल्शियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा घटने लग जाएगी। याद रखिएगा, कई बार इनमें कंपैरेटिवली पूछा जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर हिर्सुटिज्म देखने को मिलेगा, हिर्सुटिज्म देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा जो मैं लिख रहा हूँ, और लिखने से पहले आप लोग भी फटाफट से इसको क्या कर दीजिए, आप इसको फटाफट से आप भी अपने ऑप्शंस में लिखिए कि कुशिंग बीमारी के अंदर अब क्या देखने को मिलेगा आपको, फटाफट से आंसर को पुट करें।
बिल्कुल, जो यहाँ पर आपके पास में जो कंटेंट मिल रहे हैं वो आपके पास में मून लाइक फेस देखने को मिलेगा। मून लाइक फेस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मून लाइक फेस अगर आपसे पूछ ले मास्क लाइक फेस किसमें देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मास्क लाइक फेस पार्किंसंस के अंदर भी देखने को मिलेगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको मिलेगा ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगी। ट्रंकल ओबेसिटी का मतलब क्या है? ट्रंकल ओबेसिटी का मतलब है कि धड़ का मोटा होना और हाथ पांव का छोटा पतला होना। धड़ अपेक्षाकृत मोटी होती है और हाथ पांव क्या होते हैं उसके कंपैरेटिवली पतले होते हैं। और इसी को अपन यहाँ पर बोल देते हैं बफेलो हम्प्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कंटेंटों के ऊपर, ठीक है ना। अभी इसी चीज़ को अपन कंटिन्यू कल करेंगे। टाइम अपना यहाँ पर नियर बाई इट कंप्लीटेड है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर कंटिन्यू कल करेंगे बेटा, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को और भी चीज़ें मिलेंगी। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वेनेलिन मेंडेलिक एसिड टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैटेकोलामिन का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप एड्रेनलेक्टोमी भी करेंगे, यहाँ पर आप नॉक्सियस स्टिमुलस भी आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर फिर बोलना चाहूँगा या पेंडुलम स्टोमक भी देखने को, बिल्कुल गुड नॉलेज बेटा। तो आप लोग के लिए भी शिक्षक दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के अंदर लर्नर भी होता है और टीचर भी होता है। मैं अपने दिए गए, मेरे कोई ग्रेटेस्ट एटीट्यूड नहीं है। आप ये मत सोचिएगा मैं कम से कम बोलता हूँ या फिर कभी कभी बोल देते हैं सर ज़्यादा बोल देते हैं। तो मैं 1 घंटे की क्लास के अंदर अगर मैं 5 मिनट भी लूज़ करता हूँ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा बेटा। तो मैं यहाँ पर इस समय खींच करके आपको क्लासेस अपडेट कर रहा हूँ ताकि थ्योरी सेशन की क्लासेस आपको एकदम क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं? बाकी सर अपन के पूरे उत्कर्ष परिवार जोर शोर से आपकी तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अभी विदा चाहता हूँ। कल दोबारा मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्कर्ष।